हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। अनअकैडमी आईएएस के मंजिल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग एक्सेलेंट। यू ऑलरेडी नो दैट इकोनॉमी अक्रॉस द वर्ल्ड आर फेसिंग लॉट ऑफ चैलेंजेस। स्पेशली इंडियन इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आते हुए दिख रहा है। इन्फ्लेशन इज बाउंड टू इंक्रीज, फॉरेक्स रिजर्व इज कमिंग डाउन, ट्रेड डेफिसिट इंक्रीज हो रहा है, क्रूड ऑयल की प्राइस अभी भी $100 पर बैरल से ज़्यादा है, विच इज़ अगेन अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर इंडिया। गैस की शॉर्टेज है और भी बहुत सारे चैलेंजेस इस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने आते हुए दिख रहे हैं। टाइम विल ओनली से हाउ द गवर्नमेंट हैज टैकल दिस क्राइसिस। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एक चीज जो बहुत प्रॉब्लम में आते हुए दिख रहा है वो है गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट, ये टर्म आपने जरूर सुना होगा। फिस्कल डेफिसिट का सिंपल मतलब कि गवर्नमेंट कितना पैसे बोरो करेगी। गवर्नमेंट बोरोज मनी। सो हर साल बजट बजट आपको पता है 1 फरवरी को आता है। सो वेन एवर फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट्स द बजट ऑन 1 फरवरी, फाइनेंस मिनिस्टर वहां पे बताते हैं कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में, मतलब 2026 से लेके 2027 में, व्हाट इज दैट टोटल अमाउंट ऑफ मनी विच गवर्नमेंट इज गोइंग टू बोरो। टोटल कर्ज सरकार कितना लेगी। क्यों सरकार कर्ज लेती है? बिकॉज सरकार का जो एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू रेवेन्यू। इसलिए गवर्नमेंट को अपने इस सरप्लस एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करने के लिए बोरो करना पड़ता है और इसी का एस्टिमेट गवर्नमेंट निकालती है कि इतना पैसा मुझे टोटल बोरो करना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन कितना खर्च है मेरा और रेवेन्यू कितना है मेरा। लेकिन इस साल जिस तरीके के इवेंट्स होते हुए दिख रहे हैं, गवर्नमेंट का ये जो फिस्कल मैथमेटिक्स है, जो फिस्कल डेफिसिट का कैलकुलेशन है, वो बड़े प्रॉब्लम में आ सकता है। बिकॉज एक तरफ गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ते हुए दिख रहा है और दूसरी तरफ गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो है वो सिग्निफिकेंटली डिक्रीज होते हुए दिख रहा है। एंड दिस इज अ डबल प्रॉब्लम फॉर फिस्कल डेफिसिट। एक्सपेंडिचर क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज आप देख सकते हैं फर्टिलाइजर के ऊपर सब्सिडी। ये आज की खबर है कि जहां पे कहा गया है कि इंडिया का जो फर्टिलाइजर सब्सिडी है वो और बढ़ सकता है। और कितने से बढ़ सकता है? लगभग 70,000 करोड़ से। हर साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगभग 1.5 लाख करोड़ का सब्सिडी फर्टिलाइजर पे देती है, सो दैट फार्मर को फर्टिलाइजर सस्ते दाम में मिल सके। अब क्योंकि फर्टिलाइजर का ग्लोबल प्राइसेस बढ़ गया है, सो दैट्स वाई गवर्नमेंट को फर्टिलाइजर के ऊपर सब्सिडी जो है वो और देना पड़ेगा, विच मीन्स गवर्नमेंट हैज टू स्पेंड मोर 70,000 करोड़ आउट ऑफ इट्स पॉकेट। तो ये एक्सपेंडिचर बढ़ गया। दूसरी तरफ रेवेन्यू, गवर्नमेंट को सिग्निफिकेंट रेवेन्यू पेट्रोल और डीजल से आता है। लेकिन आपने देखा कि जब ये पूरा क्राइसिस चला तो सबसे पहला चीज गवर्नमेंट ने किया कि जो एक्साइज ड्यूटी है, जो टैक्स लगाया जाता है पेट्रोल और डीजल के ऊपर, उसको कट डाउन किया, जिससे गवर्नमेंट की रेवेन्यू को बताया जा रहा है लगभग 1.2 लाख करोड़ का शॉर्टफॉल होगा, मतलब हमारी रेवेन्यू इतने से घट जाएगी। तो ये प्रॉब्लम यहां पे दिखते हुए नजर आ रहा है। द रेवेन्यू इज कमिंग डाउन, द एक्सपेंडिचर इज गोइंग अप। ये तो मैंने कुछ एग्जांपल लिखा, बट बहुत तरीके के इस तरीके के इंसिडेंट्स होते हुए दिख रहे हैं, विच क्लियरली शोज कि गवर्नमेंट इज अंडर अ सीरियस प्रेशर कि वो अपने फिस्कल डेफिसिट को टच कर सके, फिस्कल डेफिसिट को होल्ड कर सके, फिस्कल डेफिसिट से ज्यादा बोरो ना करे, बिकॉज इफ यू बोरो मोर इट लीड्स टू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। लेकिन हम इसी सभी चीजों के बीच में सबकी नजर, सबकी एक्सपेक्टेशंस, सबकी आशा सेंट्रल बैंक पर थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं उनकी मीटिंग होने जा रही है 22 मई को, फ्राइडे से स्टार्ट होने वाली है। और इस मीटिंग में यह डिसाइड होना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कितना पैसा गवर्नमेंट को देगी। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट को पैसे क्यों देगी? बिकॉज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इट इज अ कंप्लीटली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पूरी तरीके से 100% शेयर आरबीआई का गवर्नमेंट के पास है, विच मीन्स गवर्नमेंट इज द शेयर होल्डर ऑफ आरबीआई। गवर्नमेंट होल्ड्स 100% शेयर ऑफ द आरबीआई। सो वेन एवर आरबीआई अर्न्स एनी मनी, अगर आरबीआई के पास कोई इनकम आता है तो ऑब्वियसली आपको अपने इनकम को अपने शेयर होल्डर को देना होता है। क्योंकि यहां पे केवल गवर्नमेंट ही शेयर होल्डर है, इसलिए आरबीआई को जो भी वो इनकम अर्न करती है
वो गवर्नमेंट को दे देती है। ऑब्वियसली पूरा इनकम तो नहीं देगी, कुछ इनकम अपने लिए रिजर्व्स में रखती है और बाकी जो बचा हुआ इनकम है वो गवर्नमेंट को एज अ सरप्लस ट्रांसफर कर देती है और इसी को डिविडेंड कहते हैं बहुत लोग। ऑल्दो डिविडेंड जो है वो प्रॉपर वर्ड नहीं होगा यहाँ पे, लेट्स से सरप्लस। तो आरबीआई अपना जो भी इनकम है उसमें से एक सर्टेन पार्ट इनकम का अपने रिजर्व में रखती है, सो दैट कल को अगर आरबीआई के पास कोई प्रॉब्लम आए तो आरबीआई उस रिजर्व को यूज करके उस प्रॉब्लम को टैकल कर सके। एंड बियॉन्ड दैट जो भी सरप्लस इनकम आरबीआई के पास रहता है वो ट्रांसफर कर देती है गवर्नमेंट को, बिकॉज गवर्नमेंट इज अ शेयर होल्डर ऑफ द आरबीआई। अब कितना सरप्लस आरबीआई ट्रांसफर करेगी गवर्नमेंट को, इसी को लेकर बैठक होने वाला है 22 मई को। रिपोर्ट आ रहा है कि बहुत सारे इकोनॉमिस्ट्स का कहना है कि इस बार जो आरबीआई डिविडेंड देने जा रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ये सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देगा। इट इज गोइंग टू बी द हाईएस्ट एवर, द बम्पर पे आउट, और रिकॉर्ड ब्रेकिंग 3 ट्रिलियन, मतलब 3 लाख करोड़ का एक रिकॉर्ड डिविडेंड इस बार आरबीआई गवर्नमेंट को दे सकती है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रेवेन्यू को, जो ऑलरेडी पेट्रोल में टैक्स कट करने से कम हुआ है, इसको काफी ज्यादा प्रोटेक्ट कर सके, इसको काफी ज्यादा कॉम्पेंसेट कर सके। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे लास्ट ईयर गवर्नमेंट को आरबीआई ने दिया था लगभग 2,70,000 करोड़। इस बार कहा जा रहा है कि रिकॉर्ड सरप्लस दिया जाएगा ऑफ नियरली 3 ट्रिलियन रुपीज, 3 लाख करोड़। बट सम एस्टिमेट्स इवन सेज कि इस बार बी रेडी फॉर समथिंग मच मोर बिगर, बिकॉज जो सरप्लस ट्रांसफर हो सकता है वो लगभग 3.5 लाख करोड़ का भी हो सकता है। दैट्स अ ह्यूज पॉजिटिव थिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट्स फिस्कल डेफिसिट। अब ये पैसा कहां से आता है आरबीआई के पास, क्योंकि ये बहुत बड़ा अमाउंट है। 3.5 लाख करोड़ अगर आरबीआई देती है तो ये पैसा तो आरबीआई गवर्नमेंट को दे रही है, लेकिन आरबीआई ज्यादा पैसे अर्न करती है, क्योंकि मैंने कहा है आरबीआई कुछ पैसे रिजर्व्स में रखती है, विच मीन्स द टोटल अमाउंट ऑफ इनकम विच आरबीआई इज अर्निंग इन अ पर्टिकुलर ईयर इज ह्यूज। तो ये पैसा आरबीआई के पास आता कहां से है, और आरबीआई फर्स्ट ऑफ ऑल पैसे कमाती क्यों है? क्या आरबीआई कोई पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है? आरबीआई इज नॉट अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन जिसका काम है पैसा कमाना। तो जब आरबीआई कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं, देन व्हाई आरबीआई इज अर्निंग इनकम? सो ये सभी क्वेश्चंस को आज आंसर करेंगे, बट आगे बढ़ने के पहले आप अनअकैडमी में, आपको पता है दिस ईयर वी हैव गॉट वेरी वेरी गुड रिजल्ट्स। टॉप 1 रैंकर जो है इंग्लिश मीडियम से वो अनअकैडमी के थे, और 20th रैंकर इन द हिंदी मीडियम। ये दोनों हमारे पेड बैचेस के स्टूडेंट हैं, दे हैव ऑलरेडी पेड फॉर द subscription. So this year we have witnessed a very good record when it comes to delivering result. और इसीलिए if you want to also become a part of this image, if you want to spot yourself over here or over here, then what you need to do is you can join an academy in either English batches, Hindi batches, English batches, or English batches for 2028. तो 2027 के लिए 3 चीजें और 2028 के लिए है। बाकी सारे डिस्क्रिप्शंस, बैचेस कब स्टार्ट हो रहे हैं, फीस कितना है, डिस्काउंट कितना है, वो सब आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे जाके आप सारे इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कम टू कमर्शियल बैंक्स। आरबीआई नहीं है, आरबीआई कमर्शियल बैंक नहीं। कमर्शियल बैंक का मतलब एसबीआई। एसबीआई इज अ कमर्शियल बैंक एंड द जॉब ऑफ एसबीआई इज टू अर्न प्रॉफिट। बट आरबीआई जो है वो कमर्शियल बैंक नहीं है। आरबीआई का मैंडेट नहीं है प्रॉफिट अर्न करना। आरबीआई का कोई, आरबीआई इज अ सेंट्रल बैंक एंड सेंट्रल बैंक हैज नो बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट। बट जैसे होता है ना कि आपको पैसा कमाना आपको ऑब्जेक्टिव नहीं है, यू वांट टू फुलफिल योर पैशन, और जब आप अपने पैशन को फुलफिल करते हो तो मनी फॉलोज यू। सेम गोज विद आरबीआई। आरबीआई का काम क्या है? आरबीआई का काम है मॉनेटरी स्टेबिलिटी, मनी सप्लाई को इंश्योर करना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, और एक्सटर्नल सेक्टर को स्टेबल रखना, जिसके लिए आरबीआई जो है वो फॉरेक्स रिजर्व रखती है। इन सभी चीजों को रखने के लिए या इन सभी चीजों को इंश्योर करने के लिए इनडायरेक्टली आरबीआई मेक्स मनी। सो आरबीआई जॉब इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी वेरी क्लियर, इट्स नॉट अ कमर्शियल बैंक। आरबीआई जॉब इज टू ensure all these objectives are fulfilled, and in ensuring these objectives are fulfilled, indirectly आरबीआई makes money. ये मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं कहां कहां से पैसे आते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि आरबीआई जो है वो ओपन मार्केट ऑपरेशंस कंडक्ट करती है।
ओपन मार्केट ऑपरेशंस का ऑब्जेक्टिव है, आरबीआई जो है वो मनी सप्लाई को एडजस्ट करती है, और इस मनी सप्लाई को एडजस्ट करने के लिए कभी कभार आपको पता है आरबीआई क्या करती है, आरबीआई जो है वो मार्केट से बॉन्ड्स परचेस कर लेती है। अगर आरबीआई को मनी सप्लाई इंक्रीज करना है तो आरबीआई बैंक्स को पैसे दे देती है, और पैसे के बदले आरबीआई को क्या मिल जाता है, बॉन्ड्स। और बॉन्ड्स में फायदा क्या है, आरबीआई गेट्स एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट। हर साल गवर्नमेंट जो है वो आरबीआई को इंटरेस्ट पे करती है, और मैच्योरिटी के समय बॉन्ड की जो टोटल प्रिंसिपल वैल्यू है वो भी आरबीआई को आ जाता है। So see, open market operations के through RBI is making these money via interest income, via principal amount, but that's not why RBI open market operations conduct करती है। RBI is conducting open market operation for monetary stability, but in doing that, indirectly it's making money। फिर आरबीआई के पास आपको पता है फॉरेक्स रिजर्व का एक खजाना है, उसमें यूएस डॉलर है, उसमें यूएस के बॉन्ड्स हैं, उसमें गोल्ड है। तो ये सब चीज, अब मान लीजिए जैसे यहां पे क्या हुआ, अगर मैं यहां पे देखूं, यस 2025-26 में आरबीआई ने अपने फॉरेक्स रिजर्व को स्ट्रांग करने के लिए डॉलर खरीद लिया था। जब वो डॉलर खरीदा था उस समय $1 की कीमत 84 रुपीज थी, बहुत बड़ा अमाउंट का डॉलर खरीदा था। और आज डॉलर की कीमत कितनी है, 96.7 रुपीज पे हो चुकी है। विच मीन्स कि आरबीआई ने डॉलर खरीदा था जब डॉलर की वैल्यू कम थी, आज तो डॉलर की वैल्यू और बढ़ गई है। तो ये क्या एक तरीके का प्रॉफिट ही तो है आरबीआई का। सिमिलरली आरबीआई जो है वो अपने फॉरेक्स रिजर्व में गोल्ड रखता है। अब ये गोल्ड जो रखा, एक साल में उसकी वैल्यू कितनी जंप कर गई। सो आरबीआई डॉलर खरीद रहा है, गोल्ड खरीद रहा है, नॉट बिकॉज आरबीआई को प्रॉफिट अर्न करना है। ये सभी चीज किसके लिए है, फॉरेक्स रिजर्व के लिए, जिससे हम अपने एक्सटर्नल सेक्टर को स्टेबल रख सकते हैं। सिमिलरली आरबीआई अपने को रिजर्व रखने के लिए, आरबीआई जो है वो दूसरे सेंट्रल बैंक, मान लो यूरोपियन सेंट्रल बैंक, वहां पे कुछ पैसे डिपॉजिट कर देता है, जिससे उस सेंट्रल बैंक के द्वारा आरबीआई को इंटरेस्ट इनकम आता है। आरबीआई जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का डेप्ट, कर्ज को मैनेज करती है, जिसके लिए उनको कमीशन मिलता है। और सेन्यूरेज, जिससे यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आया, यूपीएससी के आंसर की में रॉन्ग आंसर भी उन्होंने दिया। सेन्यूरेज का मतलब कि आरबीआई जब भी पैसे प्रिंट करता है, मान लो आरबीआई ने प्रिंट किया 500 रुपए का नोट, सो प्रिंटिंग तो केवल आरबीआई कर सकता है। लेट्स से आरबीआई ने 500 रुपए का नोट प्रिंट किया, तो ये वैल्यू ऑफ नोट कितनी हो गई, 500। अब आरबीआई ने एसबीआई को कहा 500 रुपए चाहिए, एसबीआई बोला हाँ मुझे चाहिए, मेरे पास पैसे की शॉर्टेज है। तो आरबीआई क्या फ्री में पैसे देगा, नहीं, आरबीआई कहेगा ये लो 500, लेकिन 500 का मुझे कुछ दो। तो एसबीआई कहेगा ठीक है, आप 500 रुपए का सोना रख लो। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, 500 रुपए तो नहीं देगा आरबीआई, 500 करोड़ देगा भले। तो आरबीआई गेव 500 रुपीज टू एसबीआई, बट इट्स नॉट गिविंग इट टू फ्री। एसबीआई हैज टू गिव गोल्ड। तो आरबीआई के पास क्या आ गया, सोना आ गया। और आरबीआई ने कितना दिया, 500 रुपए। बट क्या रियली आरबीआई ने 500 दिया, नहीं, 500 रुपए तो ये नोट की वैल्यू है ना। बट ये वैल्यू कहां से आ रही है, गोल्ड की वैल्यू तो गोल्ड में ही है। ये नोट की वैल्यू क्यों आ रही है, बिकॉज आरबीआई ने 500 रुपए का नोट इशू किया है। सो दिस नोट ऑफ 500 रुपीज, इट डज नॉट हैव अ वैल्यू ऑफ 500। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2-3 रुपए। 500 रुपए के नोट को प्रिंट करने में जो टोटल खर्च आरबीआई का आता है वो 2-3 रुपए आता है। इसी को फिएट मनी कहते हैं ना। फिएट मनी का मतलब क्या है, ये गवर्नमेंट, ये आरबीआई के ऑर्डर से इसकी वैल्यू 500 है। इसकी वैल्यू 500 नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि 500 रुपए का नोट है। नोट क्या है, एक पीस ऑफ पेपर है जिसको आपने प्रिंट किया, उसकी वैल्यू 500 है या 2000 है। वो क्यों है, बिकॉज ऑफ द प्रॉमिस और बिकॉज ऑफ द बैकिंग मेड बाय द आरबीआई। सो आरबीआई ने एक 500 रुपए का नोट दिया, जिसको टोटल बनाने में खर्च आया आरबीआई का 2 से 3 रुपए, लेकिन आरबीआई को क्या मिल गया, एक रियल एसेट, गोल्ड। सो 2-3 रुपए खर्च करके 500 रुपए का नोट बनाकर आरबीआई को क्या मिल गया, एक रियल गोल्ड। और ये हर एक सेंट्रल बैंक अर्न करती है, इट्स नॉट ओनली विद आरबीआई। सो दिस इज सेन्यूरेज। So seigniorage is the income which RBI generates by printing rupee and then distributing it within the economy. तो इन ऑपरेशंस की वजह से आप देख सकते हैं, मैंने कुछ यहां भी लिखा, इनकम आरबीआई का सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है। और ये जो 3.5 करोड़ या 3 लाख करोड़ का एस्टिमेट बताया जा रहा है, बिकॉज आरबीआई का इनकम बम्पर हुआ है। क्यों हुआ है, बिकॉज हम लोग कह रहे हैं रुपये की वैल्यू घट रही है, बट आरबीआई के लिए फायदा है, बिकॉज आरबीआई के पास खूब डॉलर पड़ा हुआ है और वो डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है। सोना का दाम बढ़ रहा है, जो आरबीआई के पास सबसे बड़ा वर्ल्ड का बायर है आरबीआई सोना का,
तो आरबीआई के पास ढेरों सोना है, वो सोना की वैल्यू बढ़ रही है तो आरबीआई इज हैप्पी। सिमिलरली आरबीआई जो है वो रुपी को रोकने के लिए करेंसी मार्केट में इंटरवीन किया। करेंसी मार्केट में इंटरवीन करने समय आरबीआई जो है वो डॉलर सेल करता है और रुपी बाय करता है। तो क्योंकि रुपी की डिमांड बढ़ गई, बिकॉज आरबीआई इज बाइंग रुपी, तो रुपी की वैल्यू एप्रिशिएट होती है। तो जब भी डेप्रिसिएशन को रोकना है तो यही करता है आरबीआई। लेकिन डॉलर को जब सेल करेगा तो आरबीआई को प्रॉफिट तो होगा, बिकॉज डॉलर को खरीदा 84 में और सेल करेगा 90 में, तो 6 रुपए का प्रॉफिट। और आरबीआई ने जो बाहर एसेट्स ले रखे हैं उनका इंटरेस्ट इनकम भी काफी बढ़ गया है। तो ये सभी रीजंस की वजह से एक बम्पर इनकम हुआ है और उसी का नतीजा है कि एक बम्पर पे आउट होने जा रहा है। अब एक और वर्ड आप एग्जाम के लिए समझ लें, इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क। ये फ्रेमवर्क क्या होता है? इस फ्रेमवर्क के अंदर आरबीआई डिसाइड करता है दैट इफ आई अर्न 100 रुपीज ऑफ इनकम, हाउ मच मनी आई हैव टू कीप विथ माई सेल्फ एज अ बफर। तो लेट्स से आरबीआई ने कहा कि मैं 10% का बफर लेके चलूंगा, मतलब 100 रुपए में से 10 रुपए कौन रख लिया? आरबीआई। और जो 90 है सरप्लस है वो किसको ट्रांसफर कर दिया? गवर्नमेंट। इसी फ्रेमवर्क को हम लोग कहते हैं ईसीएफ, इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क, अंडर विच आरबीआई डिसाइड्स हाउ मच वी हैव टू कीप बफर। अगर ज्यादा बफर रखेगा तो सरप्लस कम होगा। तो हर एक 5-5 साल पे ये इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क को आरबीआई जो है वो एग्जीक्यूट करती है गवर्नमेंट के साथ मिलकर। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगे। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। सी यू अगेन सम अनदर इकोनॉमिक वीडियोस। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।